बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइटरेटिव मॉडल SDLC। हम पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। जो आज हमारे पास मॉडल है, हम देखेंगे कि आइटरेटिव मॉडल बेसिकली कैसे काम करता है, उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, और कब हम आइटरेटिव मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइटरेटिव लाइफ साइकिल मॉडल जो है हमारे पास, आपके पास जब एक क्या कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है, ठीक है, और वो आपसे आके डिमांड करती है किसी भी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, ठीक है, तो प्रोजेक्ट जब वो आप क्या कहते हैं एक जनरल जो है रिक्वायरमेंट्स आपको बताते हैं, तो आप उन्हीं की बेसिस के ऊपर अपनी जो है ना डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है वो शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, और जब आपके पास और ये जो आपकी डेवलपमेंट है आइटरेशन के अंदर होती है। जब आप एक का आइटरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, देन आप उसको रिव्यू करते हैं और अगेन अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हैं तो आप उसके अंदर चेंजेस लेके आ सकते हैं। ठीक है जी, या कोई फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास तो आप उन्हें इसके अंदर ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है, आइटरेटिव मॉडल के अंदर आपके पास आप जो है इस एक स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन वर्जन इनिशियली आप डेवलप करते हो। ठीक है जी, जिसके अंदर लेटर क्या कहते हैं बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई अपडेट लेके आते हैं आप, तो आप अपने उस सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे और न्यू वर्जन जो है आप यूँ कह लें कि अपने सिस्टम का या अपने जो क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट है उसका न्यू वर्जन आप डेवलप करेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, आपका जो आइटरेशन का प्रोसेस है वो तब तक चलता रहेगा जब तक आपके पास फाइनल एक कंप्लीट जो है सिस्टम रेडी होके ना आ जाए। ठीक है जी, फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर ना हो जाए तब तक आप ये आइटरेशन के अंदर काम करते रहेंगे। उसके बाद है कि आपका जो जितने भी आपकी आइटरेशन है हर आइटरेटिव मॉडल के अंदर, आगे मैं आपको डायग्राम बताऊंगा, उससे आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि आइटरेशन बेसिकली क्या है। ठीक है जी, आइटरेशन जितने भी आपके आइटरेशन है वो एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड के अंदर, फिक्स पीरियड के अंदर आप जो है ना क्या कहते हैं हर आइटरेशन को क्या कहते हैं आइटरेशन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जिससे आप क्या कहते हैं आइटरेटिव मॉडल के अंदर जैसे जैसे आप काम करते जाते हो पैरेलल जो है आपकी आइटरेशन चलती रहती है। होता क्या है बेसिकली कि आपके पास जो कंप्लीट सिस्टम है उस सारे सिस्टम को आप छोटे छोटे सेगमेंट्स के अंदर या छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो। ठीक है, मेन इंक्रीमेंटल अप्रोच इस तरह से होती है, पैरेलल वो काम करते रहते हैं। ठीक है, आप एक आइटरेशन को कंप्लीट करते हो, देन उसको क्या कहते हैं रिव्यू किया जाता है। अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आप आना चाहते हो तो आप उसके अंदर या फॉर एग्जांपल कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती है, ठीक है, छोटे लेवल की, तो आप उसको अपने सिस्टम के अंदर ऐड अप कर लेते हो। ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको बताया गया है कि किस तरह से आप अपने सिस्टम को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके उनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे बिल्ड वन फॉर एग्जाम्पल सेगमेंट वन, बिल्ड वन एक ही बात है। बिल्ड वन के अंदर आप एक अलग से डिजाइन एंड डेवलपमेंट हो रही है, टेस्टिंग हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। बिल्ड टू के अंदर डिजाइन एंड डेवलपमेंट अलग से हो रही है, टेस्टिंग अलग से हो रही है और इम्प्लीमेंटेशन इसी तरह से अलग हो रही है। बिल्ड थ्री के अंदर भी ये तीनों का अलग से हो रहे हैं। एक चीज यहाँ पे आपको समझाने की जरूरत है कि हमारे पास ये जो सेगमेंट्स हैं वो पैरेलल वर्किंग कर रहे हैं, बेशक वो अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज होंगी जो क्रॉस फंक्शनल आप ये कह लें, या उनका ऐसी होंगी जो क्या कहते हैं फॉर एग्जांपल बिल्ड वन का जो टेस्टिंग फेस है या उसका डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेस है, उसके अंदर एक लेट्स सपोज किसी एक मॉड्यूल को आप डिजाइन कर रहे हो सकता है आप उसी मॉड्यूल को डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज टू बिल्ड टू के अंदर जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, मीन आप एक मॉड्यूल एक सेगमेंट का जो क्या कहते हैं कंसेप्ट है या उसकी जो वर्किंग है आप उसे दूसरे सेगमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हो। जैसे आपके पास एक क्या कहते हैं
LMS पोर्टल है, या क्या कहते हैं आपके पास फॉर एग्जांपल एक पोर्टल सिस्टम है जिसके अंदर ये एक यूनिवर्सिटी का पूरा एक पोर्टल सिस्टम है, लेट्स सपोज जिसके अंदर आपने क्या कहते हैं बिल्ड वन के अंदर लेट्स सपोज मैं आपको इमेजेस के सॉरी डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं इस सिस्टम के अंदर आपके पास एक ये एक मॉड्यूल है आपके पास, लेट्स सपोज इसके अंदर ये आपका स्टाफ मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर आपको क्या कहते हैं इस मॉड्यूल के अंदर आपने जो आपके फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं क्लीनर है वो जो स्टाफ है आपने उसको हैंडल करना है। और लेट्स सपोज एक बिल्ड 2 के अंदर डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज के अंदर आपने क्या कहते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को भी हैंडल करना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपका एक LMS जो है या लाइब्रेरी मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो आपके पोर्टल सिस्टम के साथ अटैच है, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर भी आपको स्टाफ की जो जो जरूरियात है, जो स्टाफ का की वर्किंग है आपने उसको भी हैंडल करना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको काम करना था वही मॉड्यूल यहाँ पे भी यूज होगा, ठीक है जी। अगर कोई क्लीनर है या लाइब्रेरी का कोई हिस्सा जो भी क्लीनिंग का काम है जाहिर है वो स्टाफ ने ही करनी है, तो आप यहाँ पे स्टाफ को जहाँ पे आप क्या कहते हैं उसको मैनेज करेंगे वो साथ साथ यहाँ पे भी उसी तरह से मैनेज होगा। मीन ये आप एक मॉड्यूल को दूसरे सेगमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आइटरेटिव मॉडल है उसके अंदर बेसिकली वर्किंग होती कैसे है। ये तो एक जनरल व्यू है कि आप डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर आप इस आइटरेटिव मॉडल को डिवाइड कर देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आपसे मैं बात कर रहा था कि आइटरेशन की, ठीक है जी। यहाँ आइटरेशन के अंदर आपकी आइटरेशन बेसिकली होगी कैसे, एक मैं आपको छोटी सी इमेज और दिखाता हूँ। अच्छा ये है वो डायग्राम, देखिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट आइटरेशन है, आइटरेशन 1 है, आइटरेशन 2 है और आइटरेशन n तक आपके पास क्या कहते हैं आपका आइटरेटिव मॉडल कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब होगा क्या कि जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन आएगी आपको वो रिक्वायरमेंट देगी, आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट जिस तरह वो सारा एक प्रोसेस है वो आप क्या कहते हैं उससे आप रिक्वायरमेंट लेंगे, फिर उनको डिफाइन करेंगे कि आपने बेसिकली कौन कौन सी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे जो आपका डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट है सेकंड पॉइंट, यहाँ पे आप कंप्लीट डिफाइन अपनी जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएंगे डिजाइन के फेज के अंदर। डिजाइन के फेज के अंदर जब आप आएंगे तो अब यहाँ से आपने क्या कहते हैं अपने जो भी क्या कहते हैं वर्किंग है आपने उसको डिवाइड करना है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर, ठीक है। फिर या सिंगल आप क्या कहते हैं आप यूजुअली उसके ऊपर काम करते हैं, तो आप डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, अगेन आप उस सिस्टम को टेस्ट करेंगे और देन अगेन रिव्यू करेंगे। रिव्यू के अंदर अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई चेंजेस आपको चाहिए तो अगेन आप डिजाइन के फेज की ही ऊपर आएंगे। डिजाइन के फेज के ऊपर फॉर एग्जांपल छोटी बहुत अगर चेंजेस हैं तो आप उन्हें चेंज करके अगेन उनको डिजाइन आप बनाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और रिव्यू करेंगे। इसी तरह से आप कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे। जब आपके पास आइटरेशन एंड फिर खत्म हो जाएगी आप अपने सिस्टम को डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है, और उसे मेंटेनेंस या फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर भेज देंगे या जो कस्टमर है उसको डिलीवर कर देंगे। तो बेसिकली आपने इस तरह से आइटरेटिव मॉडल के अंदर काम करना होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखते हैं कि आपने जो आइटरेटिव मॉडल है वो कब यूज करना है। जब आपके पास क्लियरली डिफाइंड अंडरस्टूडेबल जो रिक्वायरमेंट हो तब आप जो है ना आइटरेटिव मॉडल को यूज कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरा, जहां पे आप समझते हैं जिन मॉडल्स के अंदर हाई रिस्क है तो उनके अंदर आप आइटरेटिव मॉडल को यूज कर सकते हैं। किस तरह से, अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब जिस वक्त आप रिक्वायरमेंट डिफाइन कर देंगे डिजाइन के फेज के अंदर, डिजाइन इंप्लीमेंटेशन टेस्टिंग रिव्यू जब आपका होगा तो वहां पे आप
आपको जो मेजर रिस्क या छोटे रिस्क, जिस तरह के भी रिस्क हो, आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे, देन आप उनको, जब आपका और प्रोजेक्ट जो है, अगर साइज अगर उसका बहुत ज्यादा है, साइज से मुराद टाइम पीरियड उसके ऊपर काफी ज्यादा आना है, फॉर एग्जांपल 2 to 3 ईयर जो है आपके आइटरेटिव मॉडल जो है, आप जैसे प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर 2 to 3 ईयर आपके लग सकते हैं, आप उन प्रोजेक्ट के लिए आइटरेटिव मॉडल को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि आइटरेटिव मॉडल की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। कुछ जब आप क्या कहते हैं डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग के ऊपर चले जाते हैं, तो आपके पास SDLC में कंप्लीट जो लाइफ साइकिल है उससे पहले ही आपके पास कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं। ठीक है जी, अगर आपकी फॉर एग्जांपल छोटे लेवल पे अगर कुछ चेंजेस आ रही हैं तो आप उनको इजीली चेंज कर सकते हो। ठीक है, जहां पे क्लाइंट फॉर एग्जांपल डिमांड करता है तो आप उसको चेंज करके दे सकते हैं। ठीक है, जब आप रिव्यू करते हैं तो उसके अंदर छोटी बहुत रिक्वायरमेंट जो है, यहाँ पे जो एक और बात कह लूं कि जो मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं जिनके अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आप अपना एनवायरनमेंट नहीं चेंज कर सकते, आप अपनी क्या कहते हैं लैंग्वेज जैसे आप नहीं चेंज कर सकते, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो मेजर रिक्वायरमेंट है, आप उनको किसी सूरत में भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्लाइंट आया, उसने प्रोजेक्ट आपको बताया और आप उसको डेवलप करना शुरू कर दिया आपने सी शार्प को यूज करते हुए। ठीक है, कुछ टाइम गुजरे तो क्लाइंट अगर डिमांड करता है कि नहीं जी आप पाइथन या किसी वेब के अंदर आप इसे बना के दें, तो इस तरह की जो है ना, देखें अब फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर 2 to 3 ईयर लग रही हो या उससे भी ज्यादा का टाइम लग रहा हो, तो अब 6-7 महीने एक चीज के ऊपर काम करने के बाद आप अगर उसे चेंज करते हो तो एक तो ये कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होगा और दूसरा आपको क्या कहते हैं टाइम आपका बहुत ज्यादा जाया करेगा। ठीक है जी, तो इस तरह की चेंजेस को आपने डिनाई करना है। ठीक है, तो उसके बाद है पैरेलल डेवलपमेंट होती है। ठीक है जी, टेस्टिंग एंड डिबगिंग मीन कि आप अपने सिस्टम को साथ साथ टेस्ट भी कर रहे हो और अगर उसके अंदर कोई एरर आ रहा है तो उस एरर को भी फिक्स कर सकते हो, क्योंकि आपका सिस्टम जो है आइटरेशन के ऊपर चल रहा है। फिर वही बात, रिस्क जो है आपके क्या कहते हैं इनिशियली आप जिस वक्त रिव्यू करते हो सिस्टम को, तो जहां पे भी आपको रिस्क नजर आते हैं आप उनको आइडेंटिफाई करके उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप इजीली उनको मैनेज कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। आपको देखें जितना ज्यादा आपके क्या कहते हैं आइटरेशन होंगी उतना ज्यादा आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है जी, ज्यादा हर आइटरेशन को डिफरेंट टीम, डिफरेंट डेवलपमेंट टीम डिफरेंट तरह से हैंडल कर रही होगी, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, चेंजेस के लिए कॉस्ट कम आती है, लेकिन अगर फिर वही बात कि अगर मेजर चेंजेस आ जाती हैं तो आप उस तरह के सिस्टम के अंदर आइटरेटिव मॉडल को नहीं यूज कर सकते। ठीक है, मैनेजमेंट एक बात तो यहाँ पे ये है कि जब अगर मैनेजमेंट अच्छी हो तो आपका सिस्टम काफी अच्छा डेवलप हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मैनेजमेंट की अटेंशन जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, आपको फोकस रखना पड़ेगा। अब इतने टाइम पीरियड के लिए जो है कंटिन्यूसली आपको अपने सिस्टम को कंटिन्यूसली चेक करना पड़ेगा, मैनेजमेंट उसकी ठीक रखनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये काफी मुश्किल होता है, तो अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे मिस्टेक हो जाए तो मसला बन सकता है। फिर लास्ट में कि जी आपके छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आप इसमें क्या कहते हैं आइटरेटिव मॉडल सूटेबल नहीं है, आप उसके लिए वाटरफॉल मॉडल या जो दूसरे बाकी जितने भी मॉडल हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था आइटरेटिव मॉडल आज का, जिसके अंदर हमने देखा कि जी आइटरेटिव मॉडल बेसिकली है क्या, इसको कब हम यूज करते हैं, कैसे ये आइटरेशन के अंदर काम करता है और इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा ये टॉपिक था कि आपको काफी अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।